अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा डिस्कशन चल रहा था सूरह बकरा की इस आयत पर। और पिछली मर्तबा वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउ अन्नास का डिस्कशन शुरू हुआ था। और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हमने देखे थे जिसमें शिप्स अल्लाह ताला ने मेंशन किए। नूह अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में, मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इसके पीछे जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ buoyancy है। buoyancy basically is the upward force exerted by any fluid। जब भी हम कोई चीज पानी में डालेंगे या पानी पर रखेंगे तो there is some force exerted by the fluid upwards। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लास्टिक का बॉल लेकर अगर हम पानी पर प्रेस करते हैं तो we feel that it is pushing the ball backwards, pushing the ball upwards। water is pushing the ball upwards। तो this upward force exerted by the water is buoyancy basically। तो ये तो बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है कि कोई भी लिक्विड जिस हो उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखें तो इट exerts an upward pressure। that is the buoyancy experienced by all the objects whether they sink or they float। अगर buoyant force ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट होंगे, अगर buoyant force कम है तो ऑब्जेक्ट्स सिंक होंगे। और ये सिर्फ फ्लूइड्स के साथ नहीं है बल्कि गैसेस के साथ भी है। गैसेस ऑल्सो exert दिस buoyant force। और दिस इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, डेंसिटी ऑफ दैट गैस। तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा buoyant फोर्स होगा। अब मसला यह है कि buoyant फोर्स को एक तो क्वांटिफाई करना है और एक और फोर्स एक्ट हो रही है वेट की। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसे ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का मास जितना है उतना mass into acceleration due to gravity, this is the force acting downwards, this is the weight acting downwards, trying to make it sink। ऑपोजिट डायरेक्शन में है buoyant force which is trying to make it float। तो अब ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस होंगे, दोनों फोर्सेस जब एक दूसरे से टकराएंगे तो विच एवर फोर्स इज मोर दैट इज गोइंग टू प्रिवेल। तो अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर मोर होगा, ज्यादा होगा buoyant फोर्स से, तो वो सिंक हो जाएगा। अगर buoyant फोर्स ज्यादा होगी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से तो वो फ्लोट होगा। बेसिक कॉमन कैलकुलेशंस। अब जनरली कॉमन सेंस ये कहता है कि द ऑब्जेक्ट्स दैट आर डेंसर देन वाटर, पानी से जो ज्यादा डेंस हैं, दे विल सिंक, एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइटर, दैट आर लेस डेंस देन वाटर, विल फ्लोट। तो लकड़ी फ्लोट होगी, प्लास्टिक फ्लोट होगा, बाकी आयरन और अदर मेटल सिंक होंगे। दिस इज व्हाट वी commonly study। So what exactly did Archimedes discover? उससे पहले एक दरमियान का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि दोनों फोर्सेस अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट इज वेरी डेंस इट विल sink to the bottom। if the object is very light, basically if the density is very less, like for example the cork, uh, वो टोटली फ्लोट होगा पानी के ऊपर। और if the density is equal, density of the object is equal to the density of water,
वो हाफ सबमर्ज्ड रहेगा, सेमी सबमर्ज्ड पोजीशन में रहेगा। कि वेट उसे नीचे खींच रहा है, बुयांसी ऊपर ऊपर पुश कर रही है, दोनों का बैलेंस हो गया है। तो हाफ पोर्शन इज इनसाइड द वाटर, हाफ पोर्शन इज आउटसाइड द वाटर। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली डिड आर्किमिडीज डिस्कवर? ये फैक्ट तो सबको कॉमन सेंस से पता चलेगा कि फोर्स फोर्स है, दोनों का बैलेंस हो रहा है, कोई कोई ऑब्जेक्ट सिंक हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है। तो दिस एस्पेक्ट इज known to everyone. सो अब आर्किमिडीज का टास्क क्या था और उसने क्या किया? तो द लेजेंड गोस दैट he was summoned by a king, और his उसे टास्क दिया गया था कि किंग ने एक क्राउन बनवाया। क्राउन बनवाकर उसे डाउट हो गया कि द गोल्ड स्मिथ हैज यूज्ड सिल्वर इन द क्राउन एंड हैज नॉट यूज्ड द कंप्लीट गोल्ड दैट वाज गिवन टू हिम। फॉर एग्जांपल 1 किलो का गोल्ड उसे गोल्ड स्मिथ को दिया गया था क्राउन बनाने के लिए। तो क्राउन बनाने के बाद क्राउन को वे करके देखेंगे तो वो 1 किलो तो है, लेकिन किंग को सस्पेशन हो रहा है कि इसमें सिल्वर मिला हुआ है, पूरा गोल्ड उसने इस्तेमाल नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 800 ग्राम्स गोल्ड इस्तेमाल करके नेक्स्ट बाकी 200 जो है वो उसने सिल्वर मिक्स करके बना दिया है। तो अब ही वांटेड आर्किमिडीज टू फाइंड आउट whether there was any contamination in that crown without damaging the crown। अब क्राउन को डैमेज किए बगैर मालूम करना है कि क्राउन में सिल्वर है या नहीं। तो अब ये जो इंसिडेंट हो रहा है, दिस इज 200 BC। Archimedes lived in 287 to 212 BC before Christ. So nearly 2200 years ago. Uh, so Archimedes is working on that. फिर the legend goes that घर में बाथ टब में जब वो नहाने के लिए बैठता है तो water flows out of the tub, and he suddenly the idea strikes him, okay, this is how we can uh, find out whether any silver is mixed, and he starts running in the streets screaming eureka eureka, I got it, I got it। अब उसका आइडिया क्या था? अब वे करेंगे तो क्राउन भी 1 kg है और गोल्ड बार भी 1 kg है, दोनों 1-1 किलो हैं। हाँ, तो पता कैसा करेंगे? तो उसने क्या किया, एक बैलेंस क्रिएट किया इस तरह का। ये तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है कि एक बैलेंस क्रिएट किया जिसमें एक तरफ गोल्ड है, दूसरी तरफ क्राउन है, दोनों इक्वल वे कर रहे हैं। वे कर क्रिएट करने के बाद अब दोनों को साइमल्टेनियसली पानी में डिप किया गया, जिस तरह इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है एनिमेशन में, कि दोनों को पानी में डिप किया जा रहा है। तो दोनों में डिप किया गया तो स्ट्रेंज थिंग हैपेंड कि द गोल्ड बार इज, जिस तरफ गोल्ड बार रखा हुआ है वो तरफ नीचे हो रहा है, और जिस तरफ क्राउन रखा हुआ है दैट इज गोइंग अप। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? जब हवा में था तब दोनों इक्वल थे, अब पानी में चला गया तो एक ज्यादा वजनी लग रहा है, दूसरा दूसरा लाइट लग रहा है। तो व्हाट ही द प्रिंसिपल दैट ही केम अप विथ वाज, कोई भी चीज जब पानी में डिप करेंगे तो इट हैज ए वॉल्यूम, और द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर ये गोल्ड बार का जो है वॉल्यूम अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में गोल्ड बार डिप करेंगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर विल गेट डिस्प्लेस्ड। अगर 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल गेट डिस्प्लेस्ड। और क्राउन का वॉल्यूम जितना भी है, जितना वॉल्यूम उसका होगा उतना वाटर डिस्प्लेस होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट।
अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता, गोल्ड बार का भी और क्राउन का, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता, हाँ, तो दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करते। लेकिन उसने बताया, इस एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया कि क्राउन इज डिस्प्लेसिंग मोर वाटर देन गोल्ड बार। और ये जो ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है, वो इसलिए कि उसका वॉल्यूम जो है, हाँ, वो गोल्ड बार के वॉल्यूम से ज्यादा है। वेट दोनों का सेम है, लेकिन वॉल्यूम क्राउन का ज्यादा है। अब ये वॉल्यूम क्राउन का ज्यादा क्यों हो गया? वॉल्यूम क्राउन का ज्यादा इसलिए हो गया, इसलिए कि उसमें सिल्वर मिक्स्ड है। सिल्वर इज लेस डेंस देन गोल्ड, और 200 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की बजाय 200 ग्राम्स ऑफ सिल्वर इस्तेमाल कर लिया गया, तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ लेसर डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो चूंकि वॉल्यूम बढ़ गया, तो इट इज डिस्प्लेसिंग मोर वाटर। अब उसने जो फॉर्मूला बनाया या जो डिस्कशन किया, वो ये था कि the amount of buoyant force, the amount of force applied by the water on that object, on any object, will be equal to the weight of the water it displaces. समझने के लिए तो, सुनने के लिए तो एक सिंपल स्टेटमेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डिप करेंगे तो वाटर डिस्प्लेस होगा। अब वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ब्योयंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको क्वांटिफाई करने की जरूरत है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। The force that object experiences is equal to the weight of the water it displaces. तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से उसने बताया कि the crown is displacing more water, so it is experiencing more buoyant force. Since it is experiencing more buoyant force, it will appear lighter inside water and the gold bar will sink. क्राउन ऊपर आ जाएगा, गोल्ड बार नीचे आ जाएगा। तो इससे उसने प्रूव किया कि क्राउन में जो है वो सिल्वर मिक्स्ड है, because silver is less dense and it increases the volume of the crown. बहरहाल दो तीन पॉइंट्स यहाँ समझने के। द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। फर्स्ट पॉइंट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमने जो ऑब्जेक्ट अंदर डाला है पानी के, उसका वॉल्यूम जितना था उतना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस होगा। अगर क्राउन वुड हैव बीन मेड ऑफ प्योर गोल्ड, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता, क्राउन का वॉल्यूम भी और गोल्ड बार का वॉल्यूम भी, दोनों का वॉल्यूम सेम होता, इसलिए कि दोनों भी 1-1 किलो है। हाँ, तो दोनों इक्वल वाटर डिस्प्लेस करते, इक्वल बियॉन्ड फोर्स महसूस करते, और दोनों पानी के अंदर भी आ, यानी बैलेंस दोनों का भी क्रिएट हो जाता। लेकिन चूंकि सिल्वर इस्तेमाल हुआ है, तो इट हैज मोर वॉल्यूम। मोर वॉल्यूम है तो मोर वाटर डिस्प्लेस होगा, मोर वाटर डिस्प्लेस होगा तो बियॉन्ड फोर्स विल बी मोर ऑन द क्राउन, हेंस इट विल गो अप। तो ये एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है of the amount of uh, force that the object feels. नॉर्मली एक 5 किलो का वजन है, वेइंग मशीन से कनेक्टेड है। अ, तो वो 5 किलो का वजन को अगर पानी में कंप्लीटली डिप करेंगे, और पानी को इस तरह सेट किया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें रखेंगे तो वो ओवरफ्लो होगा, और जितना पानी ओवरफ्लो हो रहा है उसको एक बाउल में कलेक्ट किया जा रहा है। तो वो 5 किलो का ऑब्जेक्ट पानी में डिप करने से वेइंग मशीन इज नाउ शोइंग 3 kgs इंस्टेड ऑफ 5। मतलब क्या हुआ कि 2 kg कम दिखा रहा है। मतलब इट इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन्स, buoyant force of 2 buoyant force which is reducing its weight। 2 न्यूटन्स नहीं कहूंगा, इसलिए कि वो 2 न्यूटन्स नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल 5 किलो का ऑब्जेक्ट 3 किलो नजर आ रहा है, मतलब 2 किलो कम हो गया पानी के फोर्स की वजह से। तो जो पानी का फोर्स है, जितना पानी ओवरफ्लो हुआ, दैट ओवरफ्लोड वाटर अगर उसको वे करेंगे तो वो भी 2 kg रहेगा।
कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिप कर रहे हैं तो उसका वेट जितना reduce हो रहा है apparently, that is equal to the weight of the water that is displaced by it. So this is basically the Archimedes principle. हाल ही में अ, हमारे सफर में एक फिजिक्स के लेक्चरर थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने अपने डिस्कशन में एक अच्छी बात कही। एक स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो स्टूडेंट जो है, उसके पेरेंट्स भी फिजिक्स के टीचर्स हैं, फिजिक्स में एक्सपर्ट्स हैं, माँ भी बाप भी। बच्ची भी फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करती है, लेकिन नीट की तैयारी में फिजिक्स में मार्क्स आ नहीं पा रहे, बहुत कम निकल रहा है स्कोर। तो क्या हुआ, एसेस करने लगे तो उन्होंने कहा कि बच्ची जो है वो इंग्लिश जानती है, फिजिक्स नहीं जानती। और एग्जांपल उन्होंने दिया कि न्यूटन्स थर्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये सबसे सिंपल स्टेटमेंट है, सबको समझ में आ जाता है, लेकिन हम गलत फहमी में हैं। हम समझ रहे हैं कि हमने उसे समझ लिया है, हालांकि हमने उसकी इंग्लिश को समझा है, उसके फिजिक्स को नहीं समझा। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में, तीन लॉस ऑफ मोशन में किसी को भी आप पूछेंगे तो सबसे पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताएगा, इसलिए कि सबसे इजी इंग्लिश उसकी है। हाँ, हालांकि सबसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लॉ वही है। तीन लॉस में सबसे मुश्किल समझने का और अप्लाई करने का लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है। फर्स्ट लॉ सिंपल है, सेकंड लॉ उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थर्ड लॉ उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इंग्लिश वाइज अगर देखें तो सबसे सिंपलेस्ट थर्ड लॉ। उसी तरह यहाँ भी ये एक्सप्लेनेशन, ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को समझना इंग्लिश उसके लिए काफ़ी हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे के एप्लीकेशन लेवल को समझना उसके लिए फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग उस गोल्डस्मिथ के अंदर होती और वो सिल्वर की जगह टंगस्टन इस्तेमाल कर लेता, विच हैज नियरली इक्वल डेंसिटी एज गोल्ड, तब इट कुड नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड। दोनों का वॉल्यूम भी सेम होता, वेट भी सेम होता। बहरहाल, तो अब शिप्स के सेलिंग में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट होने में या सिंक होने में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। शिप्स में मैकेनिज्म क्या किया जा रहा है कि शिप के शेप को कुछ इस तरह बना दिया गया कि इट विल डिस्प्लेस मोर वाटर, जैसे ही चूंकि बिकॉज ऑफ द शेप, इवन दो इट इज मेड ऑफ मेटल। अगर शिप को इस शेप में स्टील से भी बनाएंगे, आयरन से भी बनाएंगे, विच इज डेंसर देन वाटर, सॉलिड आयरन डालेंगे तो सिंक हो जाएगा। इस शेप में आयरन को बना के डालेंगे, आयरन को बनाकर रखेंगे, तो इट इज, बीच में हॉलो है ना, तो चूंकि बीच में हॉलो है, एयर फिल्ड स्पेस है, तो बिकॉज ऑफ द शेप मोर वाटर इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, और जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उतना ब्योयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट ब्योयंट फोर्स विल बी मोर देन द वेट ऑफ द स्टील, सो दैट इज वाई शिप्स विल फ्लोट। अगर उसी मेटल को शिप के शेप के बजाय फ्लैट बना दें या फिर सॉलिड स्टील रखें, तो दैट इज गोइंग टू सिंक। just because of just because we are making it into this shape, it displaces more water, and since it displaces more water, the buoyant force experienced is more, and that is why the ship will float. फिर इंशाल्लाह इसके बाकी तफसीलात अगली बार डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह एक कॉन्सेप्ट अगली बार भी थोड़ा और एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन किया जाएगा। अल्लाह मुझे भी समझने की तौफीक अता फरमाए। I think Dr. Saab has not it logged in.